नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल द वोल्टेज धारा एकेडमी में। दोस्तों, हमने बताया था कि हम एक YouTube चैनल बना रहे हैं, तो उसका पहला वीडियो जो है वो आज हम बनाने जा रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है पदार्थ। देखिए दोस्तों, आप जानते होंगे कि हर एक चीज़ जो है वो पदार्थ से बनती है। कोई भी वस्तु बने वो पदार्थ से बनती है। तो किसी भी वस्तु को या किसी भी सर्किट डायग्राम को समझने से पहले हमें पदार्थ को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है पदार्थ। तो पदार्थ क्या होता है, ठीक है। तो प्रकृति में पाई जाने वाली हर एक वो चीज़ जो ठोस, द्रव या गैस अवस्था में पाई जाती हो, जिसका कुछ आयतन एवं द्रव्यमान या आकार होता है या कुछ स्थान घेरती है, उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। दोस्तों, एक बार फिर से, प्रकृति में पाई जाने वाली हर एक वो चीज़ जो ठोस, द्रव या गैस अवस्था में पाई जाती है या जिसका आयतन एवं द्रव्यमान होता है या जिसका स्थान घेरती है, कुछ स्थान घेरती है, उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं, ठीक है। अब पदार्थ तीन अवस्था में पाया जाता है, मैंने जैसे कि बताया, ठोस, द्रव और गैस। तो ठोस की बात कर लेते हैं हम। तो ठोस यानी सॉलिड। तो सॉलिड के एग्जांपल हैं जैसे कि लोहा, तांबा, पीतल आदि, बहुत सारे हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं द्रव। द्रव में क्या हो गया? जैसे पानी, पेट्रोल, डीजल या केरोसिन आदि, ठीक है। अब गैस में जैसे क्या हो गया? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, O2 ऑक्सीजन गैस, N2 नाइट्रोजन गैस या LPG। बहुत सारी गैसें होती हैं जो प्रकृति में पाई जाती हैं, ठीक है। तो दोस्तों, थोड़ा सा इनमें से थोड़ा डिफरेंस है, वो मैं बता दूं कि इनमें क्या डिफरेंस है। बहुत ही माइनर डिफरेंस है। और डिफरेंस क्या है कि जो ठोस होता है उसका क्या होता है? उसका आयतन एवं आकार निश्चित होता है। जो ठोस होता है उसका आयतन एवं आकार निश्चित होता है, पर जो द्रव होता है उसका आयतन तो निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है, परंतु आकार निश्चित नहीं होता है, ठीक है। अब गैस, इसका आयतन एवं आकार दोनों ही निश्चित नहीं होता है। ठीक है दोस्तों। तो ठोस जिसका आयतन एवं आकार निश्चित होता है, जैसे मैं ये लिए हूँ, ये ठोस, तो इसका जो भी आयतन होगा या जो भी वेट होगा या जो भी इसका आकार है वो निश्चित है। और द्रव की बात करें तो द्रव जैसे पानी है, उसको अगर आप किसी लंबे बर्तन में भरोगे तो लंबे बर्तन में भर जाएगा, और कोई चौड़े बर्तन में भरोगे तो चौड़ा आकार ले लेगा। यानी उसका आयतन जो है, अगर वो 1 लीटर पानी है तो 1 लीटर ही रहेगा, यानी उसका आयतन तो निश्चित है,
लेकिन आकार जो है वो निश्चित नहीं है, आप जिस बर्तन में रखोगे वैसा वो आकार ले लेता है। गैस की बात करें तो इसका आकार एवं आयतन दोनों ही निश्चित नहीं होता। कैसे? जैसे गैस है, हवा है, अगर वो हवा में उड़ रहा है पार्टिकल, तो उसका ना तो कोई आकार निश्चित है कि वो किधर उड़ेगा, कैसे जाएगा, और ना ही उसका कोई आयतन फिक्स है। ठीक है दोस्तों, तो ये थोड़ा सा ठोस, द्रव और गैस में अंतर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्या, तो दोस्तों हमने समझा कि पदार्थ क्या होता है और पदार्थ तीन अवस्था में पाया जाता है, तीनों अवस्थाओं में क्या क्या डिफरेंस है ये हमने समझा। अब हम समझेंगे कि पदार्थ जो है वो बनता किससे है। ठीक है, यानी ये कहें कि पदार्थ के अंदर क्या पाया जाता है, तो पदार्थ के अंदर दो चीज़ें पाई जाती हैं। क्या? एक तो अणु और दूसरा परमाणु। ठीक है दोस्तों, यानी ये कहें कि जो पदार्थ है वो अणु और परमाणु से मिलके बना होता है। ठीक है, या ये कह दो कि पदार्थ के अंदर जो पाया जाता है वो क्या पाए जाते हैं, अणु और परमाणु। तो थोड़ा सा समझते हैं कि अणु और परमाणु क्या होता है। ठीक है, तो पहले मैं बताता हूं परमाणु। परमाणु यानी आइटम। ठीक है, तो परमाणु यानी आइटम, तो पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण, यानी किसी भी मेटल का या पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है और स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, परमाणु। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल मैं देता हूँ, जैसे आपने देखा होगा कि हमने मिट्टी क्या है, एक पदार्थ है। ठीक है, अब मिट्टी के धूल के जो कण होते हैं, तो आपने देखा होगा कि बहुत छोटा से छोटा कण जो हमारे नग्न आंखों से दिखाई नहीं देता है। आपने देखा होगा कि कभी खिड़की से ऐसे रोशनी पड़ती है तो उसमें बहुत छोटे छोटे पार्टिकल दिखाई देते हैं, उस लाइट में बहुत छोटा छोटा कण दिखाई देता है। उससे छोटा भी जो कण होता है उसे हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। तो अगर परमाणु की डेफिनेशन कहें तो पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है और स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। ये कभी भी अगर फ्री नहीं रहता, ये किसी न किसी रासायनिक बंधों के कारण आपसी में जुड़े हुए होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। ठीक है, अब अणु यानी मॉलिक्यूल। ठीक है, तो दोस्तों देखिए अणु जो है वो कुछ अलग हटके नहीं है, बहुत सारे परमाणु मिलके या ये कह दो एक या एक से अधिक परमाणु मिलके अणु का निर्माण करते हैं। कैसे? जो परमाणु होते हैं वो रासायनिक बंधों से आपसी में बंधन बना के बंधे हुए होते हैं, और जब वो आपसी में बंधे हुए होते हैं तो उससे जो चीज़ तैयार होती है उसे हम क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। ठीक है, तो अणु की अगर डेफिनेशन आप जानना चाहते हो तो अणु की डेफिनेशन ये रहेगी कि पदार्थ का वह छोटा कण, ये भी छोटा ही होता है, पदार्थ का वह छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकता है और ये स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। जैसे कि अगर कोई पदार्थ है उसका एक छोटा सा टुकड़ा हो और उसको हम कहीं रख दें तो वो आराम से स्वतंत्र अवस्था में बना रहेगा। ठीक है, जैसे अच्छा एग्जाम्पल है जैसे कि गैस में ले लो आप कि गैस के कण जो उड़ते रहते हैं, ठीक है, तो वो स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं, वो किसी भी बंधन से बंधे नहीं होते हैं और ना ही वो किसी रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेते हैं। रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेने का मतलब ये है कि अगर हम कोई चीज़ किसी में डाल रहे हैं या कोई चीज़ बना रहे हैं तो क्या बॉन्डिंग बनाएंगे, वो परमाणु है वो बंधेंगे आपसी में, अणु नहीं बनते। ठीक है, तो ये हो गया अणु। अब ये दोनों चीज़ क्या पाए जाते हैं, पदार्थ के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, यानी मोटा मोटा आप ये कहिए कि देखिए जो परमाणु है ये पदार्थ का सबसे छोटे से छोटा कण है और जो अणु है ये बहुत सारे परमाणु मिलके एक अणु का निर्माण करते हैं। यानी अगर हम बात करें कि पदार्थ में अगर कोई चीज़ पाई जाती है तो वो है परमाणु। ठीक है, तो अब
पदार्थ जो है परमाणु से बना है, तो हमें परमाणु को समझना बहुत जरूरी है। जैसा कि मैंने बताया कि परमाणु सबसे छोटा पार्टिकल है, सबसे छोटा कण है। तो अब एक चीज समझना है कि इसके अंदर भी क्या क्या होता है। ठीक है दोस्तों, मजे की बात यह है कि पदार्थ के अंदर सबसे छोटा कण जो होता है वो परमाणु है। फिर परमाणु के अंदर क्या पाया जाता है वो देखते हैं। ठीक है, तो परमाणु के जो अंदर पाया जाता है वो 3 चीजें पाई जाती हैं। ठीक है, पहला प्रोटॉन, ठीक है, प्रोटॉन, इसको हम P से डिनोट करते हैं, पॉजिटिव चार्ज है। दूसरा न्यूट्रॉन, इसको हम N से डिनोट करते हैं, इसमें कोई चार्ज नहीं होता, ये उदासीन चार्ज होता है। तीसरा होता है इलेक्ट्रॉन, इसको हम करते हैं E से, और ये नेगेटिव चार्ज है। तो परमाणु के अंदर ये 3 चीजें पाई जाती हैं। अब कहाँ पाई जाती हैं वो देखिएगा थोड़ा सा। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि परमाणु का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। ठीक है, परमाणु का स्ट्रक्चर यानी परमाणु की संरचना। अगर हम परमाणु की संरचना पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि क्या क्या होता है। तो देखिए, परमाणु में क्या होता है, एक नाभिक होता है, ठीक है, जिसमें क्या रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है दोस्तों, इसको समझने से पहले मैं एक एग्जांपल समझाता हूं आपको, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। परमाणु की संरचना समझने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। एग्जांपल में क्या समझाता हूँ, मैं आपको एक ब्रह्मांड की संरचना समझाता हूँ पहले। ठीक है, आपने देखा होगा कि ब्रह्मांड में बहुत सारे गोले जो हैं वो घूम रहे हैं, ठीक है, और हवा में घूम रहे हैं अपनी एनर्जी से, अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो हम पूरे ब्रह्मांड में की बात नहीं करते, हम अपने सौर मंडल की बात करते हैं। आपने देखा होगा कि अपना जो सौर मंडल है उसमें सबसे पहले क्या है, स्थिर क्या है, सूर्य यानी सन। ठीक है, सूर्य स्थिर है, और सूर्य के जो चारों तरफ हैं वो क्या है, ऑर्बिट में ग्रह घूम रहे हैं अपनी अपनी कक्षा में। जैसे मान लेते हैं, आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो ग्रह हैं वो घूम रहे हैं। जैसे मान लेते हैं एक कक्षा ये हो गई, एक कक्षा ये हो गई, एक कक्षा ये हो गई, और एक कक्षा ये हो गई। ठीक है, अब मान लेते हैं ये कि शुक्र की कक्षा है, ये बुध की है, ये पृथ्वी की है, ये मंगल की है। तो सारे ग्रह क्या हैं, अपने अपनी कक्षा में सूर्य का चक्कर लगाते हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज़ बता दूं कि ग्रह जो होते हैं उसमें 2 तरह की गति होती है। कौन कौन सी गति होती है, पहला एक तो होती है चक्रण गति, दूसरी जो होती है वो होती है कक्षीय गति। चक्रण गति वो होता है जो अपने अक्ष पे घूमता है, मतलब अपने केंद्र पे। जैसे आपने देखा होगा बचपन में लट्टू जब खेलते, यानी जो इस टाइप का घूमता है, अब ऐसे, इसको कहते हैं हम चक्रण गति, यानी अपने केवल सेंटर पे, अपने अक्ष पे घूमना। ठीक है, और कक्षीय गति किसको कहते हैं, जो किसी कक्षा का चक्कर लगा रही हो, यानी जो अपनी कक्षा में चक्कर लगा रही हो उसे हम कहते हैं कक्षीय गति। तो जैसे हम बात करते हैं किसकी, पृथ्वी की, तो पृथ्वी कैसे सूर्य का चक्कर लगा रही है, वो अपने अक्ष में भी घूम रही है, और ऐसे घूमते घूमते सूर्य का भी चक्कर लगा रही है, इस टाइप से। ठीक है, तो ऐसे 2 तरह की गति करते हुए वो सूर्य का चक्कर जो है लगा रही है। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि ये जो ग्रह हैं इनके कुछ उपग्रह भी होते हैं। जैसे हम बात कर लेते हैं कि अर्थ, ठीक है, तो अर्थ क्या है, ये अपनी कक्षा में घूम रहा है। ठीक है, अब अर्थ का जो एक उपग्रह है वो क्या है, मून। तो मून अपनी कक्षा में घूमेगा तो वो ऐसी कक्षा बनाएगा, यानी पृथ्वी के कक्षा बनाएगा। वो पृथ्वी के साथ साथ सूर्य का चक्कर लगाएगा, लेकिन एक्चुअली में वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है केवल, यानी
तो इसको हम क्या कहते हैं, जो सूर्य के जो कक्षाएं होती हैं उसको कहते हैं हम कक्षा, और जो पृथ्वी, जैसे पृथ्वी का जो चक्कर लगा रही है तो उसको कहेंगे हम उपकक्षा। चंद्रमा की तो ये कक्षा हो गई, लेकिन सूर्य के लिए ये हो गई उपकक्षा, ठीक है, यानी सब ऑर्बिट। तो इसी तरीके से क्या होता है, परमाणु को समझिएगा थोड़ा सा। जैसे ये सारे जो ग्रह हैं चक्कर लगा रहे हैं और सूर्य जो है वो स्थिर है, ठीक है, और दो तरीके से गति करते हुए चक्कर लगाना है। इसी तरीके से सेम परमाणु के अंदर जो होता है वो कैसे होता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये क्या होते हैं, सेंटर में यानी मध्य में फिक्स रहते हैं, जिसको हम कहते हैं क्या, नाभिक। यानी न्यूक्लियस, ठीक है। अब इसके बाहर जो होती हैं वो कक्षाएं होती हैं बहुत सारी, जैसे 1, 2, 3, 4, ठीक है, 4 हो गए, और ये हो गई 5, ठीक है। तो इस टाइप से 7 कक्षाएं होती हैं। मैंने यहाँ पे 5 बताई हैं, लेकिन 7 कक्षाएं होती हैं। मैं यहाँ बना देता हूँ, ये 6 और ये 7, ठीक है। तो इनको हम किससे नाम देते हैं, इनको नाम देते हैं हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इनको एक्चुअली में जो केमिस्ट्री के हिसाब से जो नाम दिया जाता है उसका नाम दिया जाता है KL M N O P Q। ये कक्षा का जो है नाम है, ठीक है। तो ये कक्षाएं हैं और बीच में क्या है, नाभिक है। तो इन्हीं कक्षाओं में जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो क्या हो गए, नाभिक में स्थिर हो गए। अब बाहर जो कक्षाओं में घूमेगा वो कौन घूमेगा, वो घूमेगा इलेक्ट्रॉन। जैसे कि यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन। यानी कहने का मतलब यह है कि जो परमाणु के अंदर जो होता है तो उसके नाभिक में जो होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन एक पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन उदासीन चार्ज है, जो कि कोई चार्ज उसमें नहीं होता है। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये क्या होते हैं, ये जैसे पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही थी, इसी तरीके से ये नाभिक का यानी नाभिक का चक्कर लगाते रहते हैं और अपनी अपनी कक्षा में घूमते रहते हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अब तो ये तो हो गए कक्षा, ठीक है। अब इसी में क्या होती है, इनकी भी एक उपकक्षा होती है। उपकक्षा कैसे, जैसे कक्षा के अंदर एक कक्षा बन जाए, जैसे मान लो ये बन गई एक, जैसे कक्षा के अंदर एक कक्षा बना दें ये, ठीक है, और एक ये हो गई, एक ये, एक ये, यानी कक्षा के अंदर अगर कोई कक्षा है तो उसको हम क्या कहेंगे, सब कक्षा, यानी सब ऑर्बिट, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब ये परमाणु की संरचना जो होती है। अब सब कक्षा का नाम क्या होता है, सब कक्षा का जो नाम होता है उसका नाम होता है क्या, हम रख देते हैं सब कक्षा का नाम S P D F, फिर बाद में आ जाता है यहाँ पे SPDF नाम होता है, ठीक है। तो सब कक्षा का क्या नाम होता है, SPDF। अब SPDF क्या है, SPDF ये बता रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन हैं वो कक्षा में भी होते हैं और सब कक्षा में भी होते हैं, ठीक है। अब ये SPDF जो उन्होंने डिवाइड करा है तो इसमें क्या बता रहा है कि जो सब कक्षा में इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी S में जो इलेक्ट्रॉन अगर जाएंगे तो वो 2 जाएंगे, 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन सब कक्षा में S वाली में नहीं जा सकते। P वाली जो सब कक्षा है इसमें 6 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 6 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वहाँ पे नहीं रह सकते। और D वाली जो कक्षा है सब कक्षा, उसमें 10 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 10 से ज़्यादा नहीं भरे जा सकते। और जो F वाली कक्षा है उसमें 14 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो ये हो गई SPDF,
ये हो गई सब कक्षाएं। ठीक है, अब इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं, कैसे नहीं भरे जाते हैं, किस टाइप से कि इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में कितने जाएंगे, कैसे जाएंगे, वो आता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से। जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास पढ़ते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि कौन सी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे। जैसे मैंने बताया था कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उसमें भी यही, जैसे पृथ्वी में 2 तरह की गति होती है, इसमें भी 2 तरह की गति होती है। इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पे भी घूमता है और अपनी कक्षा का चक्कर भी लगाता रहता है। ठीक है, तो अब मैं बता रहा था कि किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे और सब कक्षा में कितने जाएंगे वो कैसे पता चलता है, वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से पता चलता है। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से जो इलेक्ट्रॉन है वो भरे जाते हैं हमारी कक्षा में। और सब कक्षा का देखो फिक्स है कि S में केवल 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, P में 6 जाएंगे और D में 10 जाएंगे और F में 14 जाएंगे। ये सब कक्षा का इलेक्ट्रॉन जो है फिक्स है। पर कक्षाओं में किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो ये फॉर्मूले से डिसाइड होता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेते हैं हम, क्या, सिलिकॉन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 14। ठीक है, तो हम 14 को हमें भरना है। कैसे भरेंगे, देखिए 14 को हम भरेंगे 1s2 2s2 और 2p6। कितने हो गए, 2 2 4 और 6 4 10 हो गए। ठीक है, और 1s2 2s2 2p6। ठीक है, उसके बाद 3s2 और 3p कितने हो गए, 10 2 12 2 3p2 हो गए। देख गिन लीजिए, 2 2 4 6 4 10 10 2 12 2 14 हो गए, पूरे 14 इसका इस टाइप से भरे जाएंगे। तो कैसे भरे जाएंगे, देखिए अब इसका अगर हम बनाते हैं सिलिकॉन का, तो सिलिकॉन का हम बनाते हैं परमाणु। तो यहाँ पे हो गया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यानी नाभिक। ठीक है, अब इसमें हो गई कितनी, आपने देखो कितनी कक्षाएं आ रही, 1s 1 कक्षा, 2 कक्षा, 2 और 3। देखो 1 2 3 3 कक्षाएं आ रही हैं। यानी इस वाले जो सिलिकॉन है इसमें केवल 3 कक्षाओं में ही इलेक्ट्रॉन पूरे भर जाएंगे। तो पहली कक्षा ये हो गई, दूसरी और ये हो गई तीसरी। ठीक है, अब देखो क्या कहता है कि 1s2 यानी पहली कक्षा में जो है 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे इसके मुताबिक। ठीक है, तो हमने ये भर दिया, हमने पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, एक ये और एक ये भर गए। ठीक है, दूसरी कक्षा में भी क्या कह रहा है वो, 2 और 6 यानी 8 भरे जाएंगे दूसरी कक्षा में। तो हमने दूसरी भर दी, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 भर गए दूसरी कक्षा में। देखिए ये 2 वाली लाइन में 8 भर गए। तीसरी वाली में क्या कह रहा है, 4 भरना है। तो तीसरी वाली में ये 1 2 3 और ये 4। तो इस टाइप से इलेक्ट्रॉन जो है भरे जाते हैं और ये फॉर्मूला बताता है कि किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो इस फॉर्मूले को मैं एक दिन डिटेल में समझाऊंगा जब हमारा जो टॉपिक आएगा वो चालक, अर्धचालक, कुचालक। और यही फॉर्मूला से हमें ये भी पता चलेगा कि कौन सा पदार्थ चालक है, कौन सा पदार्थ कुचालक है और कौन सा पदार्थ अर्धचालक है, और ये कैसे होता है, कौन सा पदार्थ कितना चालक होगा, कितना कुचालक होगा, कितना अर्धचालक होगा। ये इसी फॉर्मूले को हम डिटेल में किसी दिन अगले टॉपिक में समझाएंगे। तो आप ये समझिए कि इस टाइप से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। पहला बद्ध इलेक्ट्रॉन, दूसरा मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब ये कैसे पता चलेगा हमें कि कौन सा बद्ध इलेक्ट्रॉन है, कौन सा मुक्त इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो मैं बता दूं कि ये देखो, ये हमारा क्या है, ये नाभिक है, यानी परमाणु का जो सेंटर है, केंद्र है, उसको हम क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं, न्यूक्लियस। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के जितना नज़दीक होगा,
नाभिक की जो पास वाली कक्षाएं में जितना ज़्यादा होगा। अब देखिए होता क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है ये नेगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन जो है ये पॉजिटिव चार्ज है। तो आपने देखा होगा कि नेगेटिव पॉजिटिव दोनों विपरीत ध्रुवों में क्या होता है, आकर्षण होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जब पॉजिटिव चार्ज उतना ही है और उतना ही नेगेटिव चार्ज बाहर घूम रहे हैं, तो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो इस वाली कक्षा में यानी इसके न्यूक्लियस के पास वाली जितनी भी कक्षा जो कक्षाएं पास में हैं, वहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उनका आकर्षण बल इससे ज़्यादा रहेगा, यानी वो ज़्यादा आकर्षित रहेंगे नाभिक की ओर। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर ज़्यादा आकर्षित रहते हैं या नाभिक के पास के कक्षा में रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं, बद्ध इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और जो नाभिक से जितना दूर रहेगा इलेक्ट्रॉन, या यूँ कह दो कि नाभिक के बाहर वाली कक्षाएं जो जितना ज़्यादा बाहर रहेंगी, जो सबसे लास्ट वाली कक्षा होती है, वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है दोस्तों, और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो पदार्थ में करंट फ्लो करने के लिए जो जिम्मेदार होते हैं वो ये होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जो नज़दीक वाले हैं वो तो इतना ज़्यादा बॉन्डिंग से बंधे हुए हैं कि वो वहाँ से निकल के नहीं जा पाते हैं कहीं भी, इसलिए वो करंट फ्लो करने के लिए जिम्मेदार नहीं होते हैं। और जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं ये क्या होते हैं, नाभिक के बहुत ही कम बल रहता है, इस पर बहुत ही कम आकर्षण बल रहता है, इसलिए ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अपना स्थान छोड़ के चले जाते हैं। जिससे अब मैं आपको ये बता दूं कि ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, अब हम थोड़ा सा इनकी डेफिनेशन अगर कोई पूछे कि क्या होता है तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो प्रोटॉन परमाणु में पाए जाने वाले पॉजिटिव चार्ज को, यानी जो पॉजिटिव चार्ज रखता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं। ठीक है, और इसको काहे से डिनोट करते हैं, P से। न्यूट्रॉन परमाणु में पाए जाने वाला उदासीन चार्ज, जिसके पास कोई चार्ज नहीं होता है, वो न्यूट्रॉन कहलाता है। इलेक्ट्रॉन परमाणु में पाए जाने वाला नेगेटिव चार्ज, ठीक है, उसको हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब थोड़ा सा ये देखते हैं कि न्यूट्रॉन क्या काम करता है परमाणु में। देखिए परमाणु में न्यूट्रॉन का क्या रोल है, जब इसके पास कोई चार्ज नहीं है, ना तो कोई पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव, तो इसका रोल क्या है। तो इसका रोल जो परमाणु में है वो है परमाणु का भार बढ़ाने में, यानी उसका द्रव्यमान बढ़ाने में। जब प्रोटॉन के साथ न्यूट्रॉन जब दोनों एक साथ बैठते हैं तो इनकी आकर्षण शक्ति जो है वो बढ़ जाती है और परमाणु का जो भार है वो बढ़ जाता है। ठीक, अब थोड़ा सा इनकी वैल्यू के बारे में मैं बता दूं कि इनकी वैल्यू क्या होती है। दोस्तों आप कंफ्यूज मत होइएगा, इनकी वैल्यू दो तरीके से होती है, एक होती है किलोग्राम में और एक होती है ग्राम में। कहीं कहीं आपको ग्राम में लिखी हुई मिलेगी, कहीं कहीं किलोग्राम में, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो इनकी जो किलोग्राम में वैल्यू होती है वो होती है 1.67 इंटू 10 की पावर -27। ठीक है, न्यूट्रॉन की भी सेम यही होती है, 10 की पावर -27, और इसकी होती है 9.1 इंटू 10 की पावर -31। तो ये तो हो गई किलोग्राम में। अब अगर पूछता है कि ग्राम में क्या होती है इनकी, ठीक है, अब अगर ग्राम में आ जाता है तो कोई बात नहीं, ग्राम में हम बता देंगे, यही रहेगा सेम 1.67 इंटू 10 की पावर हो जाएगा -24, ये भी यही हो जाएगा 10 की पावर -24, ये भी यही हो जाएगा 9.11 इंटू 10 की पावर -28। ठीक है दोस्तों, तो वो हो गई ग्राम में, ये हो गई किलोग्राम में। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि कहीं ये लिखा मिलता है कहीं ये लिखा मिलता है, ये इनकी वैल्यू हो गई। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा पदार्थ का जो टॉपिक था, जिसमें हमने देखा कि पदार्थ के अंदर क्या क्या पाया जाता है। पदार्थ के अंदर अणु परमाणु पाया जाता है, जिसमें अहम रोल जो होता है वो परमाणु का होता है, क्योंकि परमाणु से ही अणु बनता है। ठीक है, तो अब हमने परमाणु की संरचना देखी कि परमाणु की संरचना कैसी होती है और परमाणु के अंदर क्या क्या पाया जाता है। परमाणु के अंदर तीन चीज़ें पाई जाती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसमें से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं नाभिक में होते हैं, यानी सेंटर में होते हैं किसी भी परमाणु के, और वो क्या काम करते हैं, वो उसका भार बढ़ाते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं
वो उसकी कक्षा में दो तरीके से गति करते हुए घूमता है। एक तो अपने धुरी पे भी घूमता है और दूसरा अपनी कक्षा पे भी घूमता है, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, हमने सीखा कि दो तरह के होते हैं, बद्ध इलेक्ट्रॉन और फ्री इलेक्ट्रॉन। जो हमारा करंट फ्लो होगा पदार्थ में वो फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण होगा, क्योंकि वो नाभिक से काफ़ी दूर रहते हैं, जिसके कारण बाह्य बल लगने पर वो पदार्थ से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज हमने ये सीखा और आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत पसंद आया होगा। दोस्तों मिलते हैं अगले नए टॉपिक के साथ। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो बहुत ही शानदार टॉपिक होगा और दोस्तों उसको स्किप मत करिए, जरूर देखिए, क्योंकि अगला जो टॉपिक है हमारा वो है हमारा चालक, कुचालक और अर्धचालक। क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक? चालक, कुचालक और अर्धचालक। उससे आपको पता चलेगा कि कौन सा पदार्थ चालक होता है। चालक मतलब कंडक्टर, जिसमें करंट आसानी से फ्लो हो जाए। कुचालक मतलब जिसमें करंट फ्लो ही ना हो। और अर्धचालक मतलब उसमें करंट कुछ कम मात्रा में फ्लो हो। तो ये कैसे डिसाइड होगा कि कौन सा पदार्थ चालक होता है, कौन सा कुचालक होता है और कौन सा अर्धचालक होता है, वो हम डिटेल में समझेंगे अगले टॉपिक पे और आपको बहुत अच्छा लगेगा। आज के लिए यहाँ पे हम विराम देते हैं और धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो ज़रूरतमंद हैं उनको ये वीडियो जरूर शेयर करें। धन्यवाद।